नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में घिरती योगी सरकार की, प्रदूषण मामले में एससी के केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे सवालों की। जानेंगे जेएनयू में आखिर क्यों टकराए लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र। भोपाल में जनजातीय गौरव रैली में क्या कहा पीएम मोदी ने। बात करेंगे पंजाब में कैप्टन की कांग्रेस में वापसी के संकेतों की। गोवा में बीजेपी के अंदर आपकी बड़ी सेंधमारी की तैयारी की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर को बनाया गया निशाना। खुर्शीद की किताब के चलते किया जा रहा उनका विरोध। खुर्शीद बोले, क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा खुर्शीद के घर को निशाना बनाने का आरोप। सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेश पर बोली कांग्रेस, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। बीते दिन केंद्र सरकार ने सीबीआई ईडी चीफ के कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का किया था ऐलान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बीसीसीआई की कोविड गाइडलाइन, वैक्सीन की डबल डोज वाले ही देख पाएंगे कानपुर में मैच। 48 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी जरूरी। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में दिखी मामूली बढ़त। सेंसेक्स आज 32.02 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 60,719 और निफ्टी 6.70 अंकों की तेजी के साथ 18,110 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी, ये साफ हो गया है। पुलिस जांच को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे उन सभी अधिकारियों को हटाया जा सकता है जिनका जन्म यूपी में हुआ है। कोर्ट इस बात से भी नाराज था कि जांच का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी अधिकांश लखीमपुर खीरी के ही हैं। ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है। तो आज सुनवाई में कोर्ट ने जांच को लेकर क्या संकेत दिए हैं और यूपी सरकार की दलीलें क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और 2 अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट समय समय पर पुलिस की जांच से नाखुशी जता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को ही अपग्रेड करने को कहा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर अधिकारी लखीमपुर खीरी से ही हैं। कोर्ट नहीं चाहता कि वे किसी से प्रभावित होकर जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्हें जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर से हो सकते हैं, लेकिन राज्य के बाशिंदे न हो। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत के जांच की निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति पर सहमति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जज को नियुक्त करना है उससे पहले उनकी अनुमति लेने के लिए 1 और दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद हम आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच कर रहे एसआईटी के चीफ उमेश चंद्र अग्रवाल के ट्रांसफर का भी मामला उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में देखेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ याचिका दाखिल हुई हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेगी कि मुआवजा मिले। फिलहाल कोर्ट बुधवार को इस मामले की आगे सुनवाई करेगा। लखीमपुर खीरी मामले में यूपी की योगी सरकार सवालों में है। पुलिस जांच और आरोपियों पर अब तक की गई कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट का संकेत साफ है कि जांच अधिकारियों में बड़े स्तर पर बदलाव होगा, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की हवा में भी बदलाव होगा, क्योंकि देश की राजधानी की हवा बेहद प्रदूषित हो गई है। सरकार केंद्र की हो या फिर दिल्ली की या फिर दिल्ली से सटे हरियाणा या उत्तर प्रदेश की, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर आज कोर्ट ने सभी को जमकर सुनाया। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांसों में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना बड़ी आबादी कर रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इन हालात पर अपनी नाराजगी जताते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का सुझाव भी दिया था, जिस पर आज दिल्ली सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, लेकिन अगर दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के आसपास के शहरों में भी इस तरह का लॉकडाउन लगे तो प्रदूषण से निपटा जा सकता है। वहीं केंद्र ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पराली को बड़ी वजह मानने से इनकार किया है।
यही नहीं, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में प्रदूषण से निपटने के लिए 3 सुझाव भी दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑड इवन स्कीम दिल्ली में ट्रकों की एंट्री से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तो फिर अगला विकल्प लॉकडाउन भी हो सकता है। दोनों सरकारों की दलीलों और सुझावों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को यानी कल केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्र को रोकने के लिए घर से काम लागू करने जैसे मुद्दों पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एनसीआर से जुड़े राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा कल होने वाली इमरजेंसी बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा है। अब देखना होगा कि इस दमखोटू हवा से जनता को बचाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। कोर्ट की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है, सरकारें एक्शन में दिख रही हैं, लेकिन प्रदूषण से राहत कब तक मिलेगी यह भी साफ नहीं है। प्रदूषण के चलते दिल्ली के हालात ठीक नहीं हैं, तो दूसरी तरफ हालात जेएनयू के भी ठीक नहीं हैं। लंबे समय से जेएनयू पढ़ाई के साथ साथ विवादों के चलते भी चर्चाओं का विषय रहा है और अब एक बार फिर से चर्चा में छात्रों के बीच हुई लड़ाई है। तो जेएनयू में क्यों हुई छात्रों में लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। जेएनयू में रविवार रात तकरीबन 10 बजे 2 छात्र संगठनों के सदस्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि घटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय में हुई, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हो गई। झगड़े में तकरीबन 12 छात्र घायल हुए हैं और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एबीवीपी की जेएनयू यूनिट ने दावा किया है कि रविवार देर रात हुई इस मारपीट में उनके कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए। वहीं जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेता आयशी घोष ने हमले के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयू में आज मारपीट की। बार बार इन अपराधियों ने छात्रों पर हमले किए हैं और कैंपस लोकतंत्र को बाधित किया है। क्या जेएनयू प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इसके साथ ही उन्होंने हमले में घायल छात्रों की तस्वीरें भी शेयर की। वहीं एबीवीपी का कहना है कि जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविटी रूम में उनकी मीटिंग हो रही थी। इसके विरोध में लेफ्ट के छात्र वहां पहुंच गए। एबीवीपी की मीटिंग का विरोध करने के बाद लेफ्ट के छात्रों ने भी मारपीट की। इस घटना को लेकर दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एबीवीपी की तरफ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको याद दिला दें कि 5 जनवरी 2020 को बाहर से कुछ नकाबपोश लोग जेएनयू में आए थे और छात्रों के साथ मारपीट की थी। इस घटना में अभी तक भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ये तक पता नहीं लगा पाई कि वो लोग कौन थे जो बाहर से आए थे। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या जांच कर पाती है। लेफ्ट और राइट की इस लड़ाई में नुकसान छात्रों को ही हो रहा है। दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे विरोधियों पर आरोप लगाने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने में किसी से पीछे नहीं है। आज वो भोपाल में थे। भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पीएम ने इस अवसर पर विरोधियों पर आरोप लगाए। उन्होंने जनजातियों को उनका हक नहीं दिया, ऐसे आरोप लगाए। उन्हें गुमनामी में भुला दिया गया। और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान, इस रिपोर्ट में देखिए। आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। केंद्र सरकार ने पहले ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचे। इस दौरान पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उनके योगदान को याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में आदिवासियों के कामों की सराहना करते हुए उन्हें साधने की भी कोशिश की। जम्बूरी मैदान कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति का लोकार्पण किया। इसके बाद उज्जैन, इंदौर और इंदौर उज्जैन मेमो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि इस स्टेशन का नाम कमलापति पर जुड़ने से इसका गौरव और बढ़ गया है। 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेलवे से पड़ता था, वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़ भाड़, गंदगी, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन में गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता रहती थी।
लोग चेन लेकर बैग में ताला लगाते थे, दुर्घटना का भी डर रहता था। आज देश के 250 से ज्यादा स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भारत आने वाले सालों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है। आज का भारत आधुनिक भारत के निर्माण के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पिछले सालों के मुकाबले रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार 5 गुना से ज्यादा हुई है। एमपी में 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन्ड हो चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के आने वाले 2 सालों में 75 भारत वंदे ट्रेन देश भर में चलेंगी। भारतीय रेल पुरानी विरासत को आधुनिकता के दौर में ढाल रहा है। अब पीएम मोदी ने तो लंबा चौड़ा भाषण देकर आदिवासी और जनजाति समूह को साधने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पीएम मोदी की जनजातियों को अपने पाले में लाने की ये कोशिश बीजेपी की मजबूरी ही मानी जा रही है। दरअसल देश में जनजातीय समुदाय की आबादी 8% के करीब है और अभी हाल ही में जहां जहां जनजातीय बहुल्य सीटों पर चुनाव हुए, वहां अधिकांश मौके पर बीजेपी को हार ही मिली है। बीजेपी जनजातीय समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी रूठों को मनाने की कोशिश में जुटी है। इसी कोशिश का नतीजा है पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी की मुलाकात, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैप्टन कांग्रेस में लौट रहे हैं। पंजाब की सियासत में एक और हलचल देखने को मिल रही है। पटियाला से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने रविवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। हालांकि दोनों की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। परनीत कौर के पति कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं और पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन परनीत कौर ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि ना तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ना ही लोकसभा की सदस्यता ही छोड़ी। वो अभी भी कांग्रेस की सदस्य बनी हुई हैं और इसी को लेकर हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने के लिए परनीत पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की थी। सिद्धू ने कहा था कि कैप्टन के साथ कोई भी कांग्रेस नेता नहीं जाएगा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी कैप्टन के साथ नहीं है। परनीत कौर ने कभी इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया कि वे कांग्रेस में रहेंगी या फिर पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाएंगी। फिलहाल बताया गया है कि कैप्टन के करीबी कहे जाने वाले पटियाला के मेयर संजीव बिट्टू पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। कुछ दिन पहले बिट्टू ने कैप्टन के हक में बयान दिया था। इसके बाद कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत सहित दिग्गज कांग्रेसी पटियाला पहुंचे थे। तब माना जा रहा था कि मेयर को हटा दिया जाएगा। हालांकि परनीत कौर के कांग्रेस में ही होने की वजह से पार्टी ये जोखिम नहीं ले रही। ये भी चर्चा है कि पटियाला में ज्यादातर पार्षद कैप्टन के समर्थक हैं। बैठक के दौरान भी परनीत पटियाला के मेयर के पक्ष में दिखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिट्टू के कामों की तारीफ के साथ ही उन्होंने क्षेत्र के महत्वपूर्ण डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ अहम बिंदुओं पर सुझाव दिए। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में कैप्टन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में कैप्टन के अगले कदम पर ही कांग्रेस की नजर है। देखना होगा कि कैप्टन और उनकी पत्नी का सियासी सफर आगे कैसा चलता है। कैप्टन कांग्रेस में लौटते हैं या फिर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। वैसे कैप्टन को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। पंजाब में बीजेपी बेहद कमजोर मानी जा रही है और वो कांग्रेस की जमीन कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो गोवा में बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी है। आपने बीजेपी में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। उत्तराखंड और गोवा में वो बीजेपी के स्टाइल में ही उसे मात देने की कोशिश कर रही है। दरअसल आप बीजेपी के विधायकों को अपने पाले में करने की दिशा में है। इसी कड़ी में गोवा के पोरियम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्णराव राणे मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार से गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो मंगलवार दोपहर 2 बजे गोवा पहुंचेंगे। ये केजरीवाल का इस महीने का तीसरा दौरा होगा। बताया जा रहा है कि राणे मंगलवार शाम तकरीबन 7 बजे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उनके कई समर्थक भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पार्टी को गोवा में सफलता नहीं मिल पाई थी। आप गोवा में खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार आप नई रणनीति से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए वो सत्ताधारी पार्टी में ही सेंधमारी में जुट गई है।
है, जिससे खुद को मजबूत तो बनाया ही जाए, साथ ही बीजेपी को कमजोर किया जा सके। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा कि विश्वजीत कृष्ण राव के आने से कितनी मजबूती मिलती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर अक्टूबर के महीने में जनता को महंगाई की जबरदस्त मार झेलनी पड़ी है। अक्टूबर 2021 के महीने में थोक महंगाई सूचकांक आधारित महंगाई के आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जिसने लोगों के होश उड़ाने के साथ साथ सरकार और रिजर्व बैंक की भी चिंता बढ़ा दी है। मोदी सरकार के राज में देश में इतनी तेजी से विकास नहीं हो रहा जितनी तेजी से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। खासकर त्योहारी सीजन में जनता पर महंगाई का जबरदस्त बोझ बढ़ा है। अक्टूबर में तो रिकॉर्ड ही पार हो गया, जिसने लोगों के चेहरे पर मायूसी लाने के साथ सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरों को बढ़ाया है। अक्टूबर 2021 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 12.54% तक पहुंच गई है। ये मई के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। आंकड़ों पर गौर करें तो सितंबर महीने में थोक महंगाई 10.66% थी। तब खाद्य कीमतों में कुछ नरमी की वजह से महंगाई का आंकड़ा थोड़ा नरम था। इससे पहले मई 2021 में थोक महंगाई 13.11% की ऊंचाई तक गई थी। इस दौरान तिलहन की कीमतों में 26.39%, पेट्रोल की कीमत में 64.72% और डीजल की कीमत में 71.68% की बढ़त हुई। वहीं एलपीजी की कीमत में 54.3% की बढ़त हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2020 में थोक महंगाई महज 1.31% थी, लेकिन ये आंकड़ा तब का है जब कोरोना की वजह से इकोनॉमी लगभग ठप थी। लेकिन अब तो ये संख्या इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये महंगाई इस वजह से है कि खनिज तेलों, बेसिक मेटल, खाद्य उत्पादों, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2021 के दौरान कच्चे तेल एवं गैस की कीमतों में 9.48%, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 5.05% की बढ़त हुई। महंगाई का ये दौर केवल अक्टूबर तक ही नहीं था, बल्कि नवंबर में भी महंगाई में बाजारों में तेजी दिख रही है। त्योहारों का सीजन खत्म हो जाने के बाद भी अभी तक इसका असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं प्याज के दाम आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। आम सब्जियों के दाम भी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की मार लोगों पर साफ नजर आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।